नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। हमारे देश में इन दिनों एक नया फैशन चल रहा है। जब भी राजनीतिक जमीन खिसकने लगती है, जब भी सुर्खियां बटोरनी होती है, तो सनातन धर्म की किसी प्राचीन पोथी को उठाकर उसका आधा अधूरा पन्ना पढ़कर देश के सामने एक नया नैरेटिव परोस दिया जाता है। पुणे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा ही किया। उन्होंने मनुस्मृति का हवाला देकर ये कह दिया कि एक सोच महिलाओं को पिंजरे में रखने की है। इसके बाद तमाम विद्वानों ने उन्हें सनातन विरोधी करार दिया है। आज अटेंशन में सवाल ये है कि क्या भारतीय संस्कृति को सचमुच मनुस्मृति के चश्मे से देखा जा सकता है? क्या हमारे देश में नारी शक्ति को हमेशा द्वितीय दर्जे का माना गया? लोग भारत की सनातन भूमि को पितृसत्ता का पिंजरा कहते हैं। उन्हें शायद भारत का इतिहास और आध्यात्म पता ही नहीं है। ऋग्वेद का वो देवी सूक्त याद कीजिए, जहाँ वाक नाम की विदुषी महिला कहती है, अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाहा, यानी मैं ही राष्ट्र को बांधने वाली शक्ति हूँ, मैं ही शासक हूँ। महाभारत के युद्ध के समय जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे तो उन्होंने अनुशासन पर्व में साफ कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी का आदर होता है वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ उनका अपमान होता है वहाँ सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। अगर सनातन धर्म महिलाओं को अधीन रखने की बात करता है तो क्या जनक की सभा में याज्ञवल्क्य जैसे प्रकांड ऋषि को गार्गी चुनौती दे पाती? क्या शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने के लिए भारती सामने आ पाती? और क्या अर्धनारीश्वर की इस कल्पना वाले देश में जहाँ साक्षात शिव भी शक्ति के बिना अधूरे माने गए हैं, वह महिलाओं को गुलाम बताने की ये राजनीतिक जिद आखिर क्यों है? हाँ, समय के साथ ग्रंथों से मिलावट हुई, कुरीतियाँ भी आई, और जिनका विरोध खुद राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती और बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक ने किया। लेकिन क्या पूरी सनातन परंपरा को सिर्फ एक किताब के कुछ श्लोकों के आधार पर कटघरे में कर देना, क्या यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट नहीं है? आज अटेंशन में हम इसी पर सीधी बहस करेंगे कि क्या राहुल गांधी का बयान महिलाओं की आज़ादी की चिंता है या फिर सनातन को नीचा दिखाकर वोट बैंक चमकाने की एक और सियासी कोशिश। और अगर मनुस्मृति पर सवाल है तो बाकी मजहबों की किताबों पर राजनीतिक खामोश क्यों है? और इसी पर करेंगे बात, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। महिलाओं की आजादी, मनुस्मृति और भारतीय विरासत। पुणे में राहुल गांधी के बयान के बाद इस मुद्दे पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर लिखे कथित प्रावधान का जिक्र किया और सवाल उठाया कि क्या महिला की पहचान सिर्फ बेटी, पत्नी या मां तक सीमित होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को किसी के अधीन नहीं होना चाहिए और मनुस्मृति में महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर लिखे शब्दों को शर्मनाक बताया। यानी राहुल ने एक बार फिर संविधान बनाम मनुस्मृति की बहस को सियासी मंच पर ला दिया। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए। मनुस्मृति says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. लेकिन राहुल के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि विरासत को कोसना कुछ लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। योगी ने कहा कि अगर राहुल गांधी को मनु को समझना है तो उन्हें अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़ना चाहिए। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो,
शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? अब महिला वोट बैंक से इतर सवाल ये भी कि सनातन को सिर्फ एक ग्रंथ के चश्मे से देखने की सियासत क्या सही है? क्या हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा और सनातन संस्कृति को सिर्फ कुछ पंक्तियों से परिभाषित किया जा सकता है? जिस सनातन परंपरा में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने शास्त्रार्थ किया, जहां शक्ति के बिना शिव को भी अधूरा माना गया, वहां नारी की भूमिका को लेकर बहस इतनी एक तरफा कैसे हो सकती है? तो क्या ये वाकई महिला अधिकार की लड़ाई है या फिर सनातन को सियासी बहस के केंद्र में लाकर वोट बैंक साधने की एक और कोशिश? सवाल बड़ा है। सनातन पर सियासत आखिर कब तक होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका। और भारत जैसे देश को और पूरे सनातन धर्म को क्या एक मनुस्मृति के चश्मे से देखा जा सकता है? और अगर मनुस्मृति की जो जिक्र राहुल गांधी ने किया है, तो पहले तो कांग्रेस को फिर वंदे मातरम के बचे हुए छंद गाना चाहिए, जिसमें देवी दुर्गा की, सरस्वती की, लक्ष्मी की उपासना है, तो नारी शक्ति की उनको उपासना भी नहीं करनी है। और बेहतर होता फिर इस कार्यक्रम या तो प्रियंका गांधी या कोई महिला लीड कर लेती, तो वो जो कह रहे थे कि पितृसत्तात्मक चुनौती है और तमाम सारी बड़ी बड़ी उपमाएं वो कह रहे थे मनुस्मृति के हवाले से। देखिए, मोटे तौर पर मनोज जी, आपने भारतीय परंपरा में नारी के स्थान पर आपने एक अच्छे उदाहरण आपने दिए। गार्गी का उदाहरण दिया है, देवी भारती का उदाहरण दिया है। इसमें मैं दो तीन चीजें और जोड़ना चाहता हूं। जी बिल्कुल। आप कल्पना कर सकते हैं, ऋग्वेद में ऋषिकाएं, उनकी संख्या लगभग 26-27 है। ऋषि उनको कहा गया है जिन पुरुषों ने वेद की ऋचाओं की रचना की है, और ऋषिका उनको कहा गया है जिन महिलाओं ने वेद की ऋचाओं को रचना की है। जी। तो अब जिस देश में वेद की ऋचाओं की रचना महिलाएं कर रही हैं, क्या वो महिलाएं वहां पर पीछे हो सकती? दूसरी विशेषता, आप अगर पुराण उठा करके देख लीजिए, जब भी कभी पुरुषार्थ पराजित हुआ है, त्रिदेव शिव, विष्णु और ब्रह्मा शिथिल हुए हैं, तब नारी निकली है महाकाली का रूप लेकर के, खड़ग कप्पर लेकर के, उसने दुनिया में व्यवस्था की है। शक्ति के ये अगर प्रतीक के रूप पूरे संसार में किसी संस्कृत नारी को माना है, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा में माना है। मत्स्य पुराण में भगवान नारायण का और देवी तारा का संवाद है। देवी तारा ने बृहस्पति की पत्नी, तो वहां पर उन्होंने कहा है कि तुम मेरा प्रतिरूप हो। परम ब्रह्म ने नारी को अपना रूप माना, और उसका एक कारण है कि हम वो वाले नहीं है कि एडम की बाईं तरफ की पसली निकाल करके नारी का निर्माण किया। हमारे यहाँ जब सृष्टि आरंभ हुई है, परम ब्रह्म की सुषुप्त अवस्था है, फिर स्वप्न अवस्था है, फिर जागृत अवस्था है, फिर तुरीय अवस्था है, फिर तुरीयातीत अवस्था। परम ब्रह्म जब आते हैं संसार के निर्माण के लिए, जो पहले सबसे छोटा बनाते हैं वो नारी का प्रतीक बनाते हैं, और उनको कहते हैं कि तुम मेरा प्रतिरूप हो। ये परम ब्रह्म की विशेषता है कि उनके भीतर से एक सृष्टि का निर्माण होता है, उस सृष्टि से दूसरी सृष्टि का निर्माण होता है, तब भी परम ब्रह्म पूर्ण रहते हैं, वो सृष्टि पूर्ण रहती है। ठीक उसी प्रकार नारी एक बेटी को जन्म देती है, वो बेटी फिर नई संतान को जन्म देती है, वो संतान फिर और संतान को जन्म देती है, तब भी नारी पूर्ण रहती है, तो उसको परम ब्रह्म का प्रतीक माना गया। तो स्वाभाविक रूप से जिस देश में ये परंपरा रही हो, अब मनुस्मृति की जहां तक बात आती है, उसमें 3रा अध्याय है। 3रे अध्याय में नारियों की प्रशंसा में बात कही गई है। ये कहा गया है कि देवता वहीं भ्रमण करते हैं, ये शायद 56वां श्लोक है 3रे अध्याय का, कि जहां नारी की पूजा होती है। नारी की फिर पूजा 57वें श्लोक में फिर ये कहा गया है कि अगर जिस परिवार में नारी दुखी रहती है, वो परिवार कभी प्रगति नहीं कर सकता। फिर लगातार इसमें श्लोक चलते चले आ रहे हैं। उसमें है कि अगर आप अपने परिवार के त्योहार और खुशहाली चाहते हैं, तो हर त्योहार पर नारी को मिष्ठान्न दें, उसको आभूषण दें, उसको वस्त्र दें। इसके अलावा एक और है, ये कहा गया है कि घर में कोई भी काम शुरू करें, नारी मरना, तो कुल मिलाकर के नारी की अभ्यर्थना में ये लगातार ऐसे हमारे यहाँ श्लोक होते चले आए। वो नारी है जो यमदेव को पराजित कर सकती है, यमराज को पराजित करने वाली नारी है सावित्री।
वो नारी है जो नारायण को पाषाण में बदल सकती है। शालिग्राम को अगर वृंदा ने शालिग्राम को बदल दिया था नारायण को, ये शक्ति हमारे यहाँ नारी की है। ये ठीक है कि मध्यकाल में जब आक्रमण हुए और आक्रमण के दौरान चूंकि नारियों को यहाँ से अपहरण करके खुरासान के गुलामों के बाजार में उनको बेचा जाता था, तब थोड़ी सी हमारे यहाँ सावधानी बरती गई। लेकिन जैसे ही वो अंधेरे का काल घटा, आप अपनी चारों तरफ उठा करके देख लीजिए किस समाज की महिलाएं ज्यादा फैशन में हैं, किस समाज की महिलाएं बहुत अच्छी हैं। जी। अब दूसरा प्रश्न, उस श्लोक का उन्होंने उदाहरण दिया कि बचपन में वो यौवन में और फिर आगे चल करके संतान। आप मुझे बताइए श्रवण के भाव की कहिए। एक तरफ सब मनुस्मृति ने कहीं ना कहीं नारी को जो अधिकार दिए हैं, तो दूसरी तरफ बेटी को भी, पत्नी को भी ये कहा गया है कि वो समर्पण रखे अपने पिता के प्रति। अगर पिता के प्रति समर्पण नहीं होगा, परिवार के प्रति सम्मान नहीं होगा, तो लोग घुसेंगे और लव जिहाद होगा। लव जिहाद होगा तो एफआईआर होगी, और एफआईआर होगी तो क्या स्थिति बनेगी। ठीक उसी प्रकार अगर नारी अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए प्राथमिकता में नहीं रखेगी, तो परिवार में लोग घुसेंगे, झूठे प्रेम का वादा करेंगे और उससे पति की हत्या करवा देगा, पड़ा। तो अब उस परिवार का क्या होगा जिसमें पुरुष क्या हो गए, जेल चली, परिवार बिखर गए। लेकिन सवाल ये है ना कि ये फिर एक ही धर्म पे क्यों? भाई राहुल गांधी अगर सबकी चिंता कर रहे हैं तो और भी धर्म है, उनका भी जिक्र कर लेते, वो एक आधे उदाहरण वहां से भी दे देते तो बेहतर होता। देखिए उसका एक कारण है, बस एक से दो कह करके मैं अपनी बात पर आता हूँ। भारत में, भारतीय वाङ्मय में लगभग 100 स्मृतियां हैं, याज्ञवल्क्य स्मृतियां हैं और 100 से अधिक स्मृतियां हैं। मनुस्मृति पर चर्चा जो आरंभ हुई है वो 1890 के आसपास, 1885 के आसपास आरंभ हुई है। सन थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति की व्याख्या के बाद ही उन्होंने सामाजिक समरसता का और हरिजन उद्धार का ध्यान छेड़ा था, और उसी में उन्होंने घर वापसी शुरू। इसके बाद पंजाब के अखबारों में तेरी गीता जलाना पड़ेगी, इस पर खूब विवाद हुआ, मनुस्मृति पर विवाद हुआ। तो जो घर वापसी अभियान मनुस्मृति के उदाहरण देकर के सामने रखा गया, तब वो मनुस्मृति का विरोध आकर के उसमें शुरू हुआ। उसका एक और कारण है क्यों आखिर हमला होता है मनुस्मृति का, क्यों टारगेट किया जा रहा है नारी को। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे समाज हो, परिवार हो, राष्ट्र हो, या पूरी संपूर्ण सृष्टि हो, या पृथ्वी हो, इन सबके भीतर कोई ना कोई जैसे आपकी आवाज कट रही शर्मा जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। देखिए ब्रजेश जी, मनुस्मृति की बातें हो रही, तमाम सारी बातें, जिस मंच से राहुल गांधी ये सब बातें कर रहे थे उसमें हिजाब पहने लड़कियां भी थी। उनको एक बार वो टोक देते कि भैया आप भी अपने जो धर्म में लिखा है, हदीसों में या किसी और धर्म में या किसी और किताब में, तो आप उससे बाहर आइए, खुली आज़ादी में आप सांस लीजिए। जो सैकड़ों महिलाएं, बड़ी संख्या में लड़कियां थी जिसमें, वो अगर पिंजरे मोती बकौल राहुल गांधी, तो या तो फिर उनको सिर ढक के आना था, या तो अपने माता पिता भाइयों के संग आना था। ऐसा तो हुआ नहीं है, वो तो अकेली आई हैं। और दूसरा, शाहबानों का मामला हो, जब महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, तो कांग्रेस ने क्या किया, ये सबके सामने है। तो ये बार बार, क्योंकि पहले राहुल गांधी एक किताब हिलाते हैं कि साहब ये संविधान खतरे में, बाबा साहब का संविधान खतरे में। अब वो कह रहे हैं कि देश को मनुस्मृति से नहीं चलना चाहिए। तो पहले वो तय तो कर लें कि देश चल काहे से रहा आखिर उनके हिसाब से। देखिए मनोज जी, देश तो चल रहा है, संविधान से चल रहा है, वो ये राहुल गांधी भी जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने मनुस्मृति नहीं पढ़ी होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ना उन्होंने संविधान भी नहीं पढ़ा होगा, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि संविधान पढ़ा होता तो संविधान के तहत ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है देश में। बिल्कुल मनुस्मृति की वो बात कर रहे हैं, मनुस्मृति से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना एक एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा। जो आपने कहा कि वहां हिजाब पहनकर आई थी महिलाएं, तो उन पर भी दो शब्द बोल देते। ये वही हैं जो 3 तलाक का भी विरोध कर देते हैं, ये वही हैं जो साहबानों वाले मामले। चलो भीड़ में हो तो आप इंडिविजुअल नहीं टोक सकते, मंच पर भी थी। तो सिर्फ क्या हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, उन्हीं को संपत्ति। अरे इस्लाम में तो बाकायदा संपत्ति माना है, शादी को कॉन्ट्रैक्ट माना है कि भाई हाँ समझौता है एक दूसरे के बीच में। यूसीसी का विरोध कांग्रेस के लोग और यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, समान अधिकार की बात, समान अधिकार की बात कर रहे हैं। आप जो कांग्रेस भाई है ना, महिलाओं के हित की बात कर रही है, आरक्षण उनको मिलना चाहिए, उस पर एक कदम पीछे हटा लेती है। वो जैन जी को ये जताना चाहती है कि भाई आप तो सिर्फ अपना वो धर्म छोड़िए, आप अपनी पहचान खुद कीजिए। तो आप देखिए इसी देश में आप कहते हैं पितृ सत्ता है, तो इंदिरा गांधी देख लीजिए अपनी नाम से पहचानी जाती हैं। झांसी की रानी को देख लीजिए, आप इतिहास के पन्नों पर चले जाए, अहिल्याबाई को देख लीजिए, आप बहुत सारे उदाहरण हैं। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा, जब पलटते जाएंगे ना आप,
कि पुरुष प्रधान नहीं थी ये समाज की व्यवस्था, ये स्त्री प्रधान व्यवस्था थी। जो तो आक्रमणकारी आए, इसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी उस आधार पर ये होता गया। लेकिन राहुल गांधी को महिलाओं को साधना है, उनको ये बताना। आज की तारीख में बताइए मनुस्मृति से कौन सी महिला के साथ व्यवहार हो रहा है, किस महिलाओं को खुद ही नहीं पता होगा कि मनुस्मृति में क्या लिखा है। तो राहुल गांधी को यही नहीं पता होगा कि मनुस्मृति में कितने छंद हैं, हाँ, और कितने उसमें अध्याय हैं। लेकिन उनको तो जो बताने वाले हैं उनके रणनीतिकार, उनने बस कुछ बता दिए, 2 श्लोक बता दिए, 4 छंद बता दिए, बस उसी पे वो खेलते जा रहे हैं। महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है वो जाके बात करें ना, हलाला पर महिलाओं के साथ जो हो रही आपत्ति, वो जाके 3 तलाक पर बात करें, वो आरक्षण पर। महिलाओं के वोट चाहिए आपको। दरअसल महिला वोट बैंक एक ताकत बन गया है देश में। आज की तारीख में हमने देखा था, एक समय था दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक ताकत हुआ करता था, एक मुश्त जाता था और जिसकी चाहे उसकी सत्ता बरकरार रखता था, और ये कांग्रेस का लाभ उठाती रही। अब कांग्रेस को अपनी सत्ता खिसक गई है, सत्ता में वापसी करना है, उनको एक मुश्त वोट बैंक दिख रहा है महिलाओं का, जो लाडली बहना के रूप में, जो महिलाओं को सम्मान देने के रूप में, जिस तरह से बीजेपी उस वोट बैंक को अपने पाले में ले आई है। चाहे वो मुस्लिम महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, 3 तलाक जैसे कानून लाकर बीजेपी ने वहां भी पेंट बना लिए, वहां भी एक तरह से वो वोट बैंक हासिल करने की कोशिश कर रही है और बहुत हद तक सफल भी हो रही है। तो अब कांग्रेस को यह डर सता रहा है। तो रणनीति उनकी और राजनीति सिर्फ महिला वोट बैंक है, उनका महिलाओं के सम्मान से, महिलाओं के बारे से, मनुस्मृति से कोई लेना देना नहीं। वो महिलाओं को भड़काना चाहते हैं, वो वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो इसमें सफल हो जाएंगे। असल में उनको मुद्दों से बात करनी चाहिए थी, उनको महिलाओं को महिला आरक्षण के आगे की बात करनी चाहिए थी, किस तरह से अधिकार दे देंगे। भाई बना दीजिए, आप पहले अधिकार देना तो शुरू कीजिए, आप अपने घर से शुरुआत कर दीजिए। प्रियंका गांधी को नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए आप संसद में कि भाई महिलाओं को हम सम्मान दे रहे हैं, जो है। लड़की को तो लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश भेज देते हैं कि उपजाऊ जमीन नहीं है, और अब खुद लड़का होकर लड़की के लिए लड़ सकता हूं टाइप का नैरेटिव तैयार कर। हाँ, तो वो नैरेटिव बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां उदाहरण पेश करना पड़ेगा ना आपको, तो वो तो कर नहीं रहे हो। सिर्फ एक वोट बैंक मकसद है उनका, किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि जो आपने कहा हिजाब पहन कर आई है महिलाएं, मुसलमान महिलाओं के बारे में बोल देंगे तो अपना जो वोट बैंक है वो भी खो देंगे। इसलिए ना 3 तलाक पे चुप रहते हैं, वो हलाला पे चुप रहते हैं, वो तमाम जो समान नागरिक कानून पे चुप रहते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको, मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम महिलाओं को फायदा है कि संपत्ति में उनको बराबर का अधिकार मिलेगा। तो वहां तो आप वो तैयार नहीं हो इसी। लेकिन यहां आप इस तरह की बातें करके इस वर्ग में आप एक तरह से महिलाओं को भड़काकर अपने पाले में लाना चाहते हो कि आप उनके सम्मान की बात कर रहे हो। इतनी चिंता थी तो जहाँ कार्यक्रम था उसके थोड़ी सी दूरी पे ज्योतिबा फूले वाड़ी है, जिनको पहली देश की शिक्षिका माना जाता, वो वहां चले जाते उनके सम्मान में, तो माना जाता कि नारी सम्मान के उनके मन में चिंता। लेकिन शर्मा जी, चिंता है ही नहीं ना मन में वो तो वोट बैंक साधने का जतन है। एक मंच पे हम देखते हैं कि बड़ी चिंता करते हैं वो, लेकिन उसी मंच पे वो जो जॉर्जिया मेलोनी है इटली की प्रधानमंत्री, उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, जिस पर पूरी कांग्रेस और वो चुप रहते हैं। महिला आरक्षण की बात आती है तो कांग्रेस उसके खिलाफ मैदान में उतर आती है और अब महिलाओं के हित चिंतक होने का दावा करती हैं। मतलब इतनी जल्दी तो एक कोई पॉलिटिकल पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने इतनी जल्दी रंग नहीं बदला होगा 1 महीने 15 दिन के अंदर, जितनी जल्दी कांग्रेस या उसके नेता बदलते नजर आ रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से पिछले कुछ दिनों से अगर कांग्रेस की रणनीति को हम देखें तो वो 2 प्रकार की उनकी आ रही है। एक तो वो बिल्कुल मीडिया ओरिएंटेड बात करते हैं, वो ऐसी नकारात्मक बात करेंगे जो मीडिया में सुर्खी आ जाए। और दूसरा वो क्या काम करते हैं, सरकार पर हमला बोलते हैं। सरकार ने कोई निर्णय लिया वो उनका विरोध करना, क्योंकि सरकार हमेशा नकारात्मक बात की तरफ व्यक्ति का ध्यान जाता है। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पूरे तवेली भर दूध में अगर एक दिन का काला पड़ा होगा तो आपका ध्यान उसी पर जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की राजनीति में ये नकारात्मक मुद्दे हावी हैं। सरकार का विरोध करना, आलोचना करना और कोई भी नकारात्मक मुद्दे करना। नारी को उन्होंने मनुस्मृति को, चूंकि मनुस्मृति का 2 लोगों ने विरोध किया था, एक तो उलेमाओं ने विरोध किया था जैसे घर बाप आर्य समाज, दूसरा विरोध किया था ईसाई मिशनरी ने कि जैसे ही वो सामाजिक समरसता के अभियान आर्य समाज ने चलाए थे तो मिशनरी मैदान में आया। तो कहीं वो झलक है, कहीं ना वो झलक कांग्रेस की शैली में है, उलेमाओं की झलक है, तुष्टीकरण की झलक है, कहीं ना कहीं और चर्च की भी झलक है। तो स्वाभाविक रूप से इसीलिए वो केंद्र पर हमको तोड़ना चाहते हैं। नारी अगर घर से बिखरेगी तो सनातन परिवार बिखरेगा। तो स्वाभाविक रूप से इसीलिए वो युवाओं को सड़क पर लाना चाहते हैं और नारी को घर पर लाना चाहते हैं ताकि परिवारों में बिखराव हो।
स्वाभाविक रूप से राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति के नाम पर, संस्कृति पर और राष्ट्र के भविष्य पर आप कल्पना कर सकते हैं उस राष्ट्र की जिसमें परिवार टूट जाएगा, समाज टूट जाएगा, भीड़ जाएगा, तो कुल मिलाकर के उसमें किसका फायदा होगा? उसमें हमेशा उन शक्तियों का फायदा होगा जो सनातन विरोधी शक्तियां हैं, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं। तो स्वाभाविक रूप से पर्दे के पीछे जो लोग एजेंडा सेट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग उस पर जरूर होगी जो इस तरह की राजनीति में अब सेट कर रहे हैं। जी, लेकिन ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है कि समाज सुधारक हमारे यहाँ नहीं हुए हैं, कि अगर राजा राम मोहन राय से अम्बेडकर तक, लेकिन उनका मकसद कुरीतियों को पहचानना और उसको दूर करना था। ऐसा कोई सनातन विरोधी नैरेटिव सेट करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था, और इसीलिए कुरीतियाँ दूर भी हुई समय समय पे हमारे यहाँ। निश्चित तौर पर मनोज जी, तो मैंने पहले भी कहा ना आपसे कि राहुल गांधी का मकसद वो नहीं है ना जो राजा राम मोहन राय का था, अम्बेडकर जी का था, कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करें। उन्होंने अभियान चलाया, देखिए आप किस तरह से सती प्रथा खत्म हो गई, तो ऐसा अभियान चलाते दिख रहा है। यहाँ तो कुछ और ही मकसद साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो भी एक तरफा दोहरा चरित्र यहाँ कांग्रेस का नजर आता है, चाहे उसके कथनी में चाहे करनी में, दोनों में आता है। बिल्कुल। लेकिन वो क्या हासिल करना चाहते, क्या बताइए कि आज की तारीख में यदि वो मनुस्मृति को छेड़ेंगे और जो पितृसत्ता की बात कर रहे हैं, क्या वो बड़ा मुद्दा है? क्या उससे महिलाएं उनके पाले में आ जाएंगी? इस पर उनको विचार करने की जरूरत है। वो गलत जगह दाव चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। बाकी के मुद्दों पर वो जाएंगे। एक जो नैरेटिव की बात कर रहे थे, जो शर्मा जी ने कहा, आप नेगेटिव नैरेटिव बनाओगे, निश्चित तौर पर कोई फायदा नहीं होना। आप यदि धर्म पर आप वो लगाओगे, आक्षेप लगाओगे, तो ये दाव आपके पास उल्टा भी पड़ सकता है। तो इससे बेहतर है आप मुद्दों की बात करो, एक अच्छा आप अच्छी रोल मॉडल बनाओ, एक अच्छी एक रणनीति लेकर आओ कि आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव की तरफ जाइए। ऐसे बात कीजिए जिससे कि एक रोल मॉडल दीजिए, एक ऐसी रणनीति पेश कीजिए जनता के सामने, युवाओं के सामने, महिलाओं के सामने कि आप क्या करेंगे। चलिए, मनुस्मृति में क्या है, बीजेपी क्या कर रही है, आप एक तरह से आरएसएस पे निशाना साध रहे हो कि वहां पे महिलाओं के लिए तो उनकी महिला विंग अलग है। तो आप ये नैरेटिव सेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? उधर आप क्यों खर्च कर रहे हो अपनी एनर्जी? आप पॉजिटिव एक रणनीति लेकर आइए कि आप महिलाओं के लिए क्या करोगे भाई। और राहुल गांधी मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है ना कि नारी सम्मान के लिए राम ने लंका का तहस नहस किया, रावण का समूल नाश कर दिया। नारी सम्मान के लिए हमने देखा महाभारत भी हुई है, उसकी बात तो करते नहीं राहुल गांधी। निश्चित तौर पर तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि उनको एक पॉजिटिव लेकर आना पड़ेगा कि ये हम यदि महिलाओं के सम्मान की हम बात कर रहे हैं तो हम महिलाओं को सम्मान देंगे किस तरीके से। आप आलोचना कर रहे हो, ठीक है, आप आलोचना कर लीजिए, लेकिन आप क्या करोगे भाई? आप आ जाओगे तो क्या करोगे? मनुस्मृति से कोई या उसी मन से वो इतनी घोषणा कर देते कि भैया कि आने वाले जो भी चुनाव होगा कांग्रेस 33% महिलाओं को मैदान में उतारेगी, तो माना जाता वाकई महिलाओं के मुद्दे की इनको चिंता है। लेकिन राजनीति करना तो राजनीति हो रही, और सनातन इसके लिए सबसे मुफीद सब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर कोई विरोध करने वाला नहीं होता है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजनीति जब भी धर्म ग्रंथ के पन्ने पलटती है तो समाज सुधार के लिए नहीं, बल्कि अपने चुनावी फायदे के लिए ऐसा करती है। राहुल गांधी का महिलाओं की आज़ादी की बात करना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए पूरी सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा कर देना देश की आधी आबादी के गौरवशाली इतिहास के साथ अन्याय है। भारत गार्गी, मैत्रेयी और जीजाबाई का देश है, जिसने हमेशा नारी तू नारायणी के मंत्र को जिया है। और आज का भारत ना तो किसी प्राचीन रूढ़ितावादी के पिंजरे में कैद होगा और न ही अपनी विरासत को राजनीति की वेदी पर चढ़ने देगा। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलता है, जो हर महिलाओं को बराबरी का हक देता है। इसलिए नेताओं को समझना होगा कि ग्रंथों को गाली देने से नहीं, बल्कि महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार देने से उनका सशक्तिकरण होगा। देश को इस चयनात्मक राजनीति से सावधान होना होगा। अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम सारी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।